मेरे दो अनमोल रतन एक है। अरे क्या राम लखन समझे क्या? अरे नहीं नहीं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ द सेल। आज जिसकी हम बात करेंगे वो दो बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। एक क्विक रिव्यू हम कर लेते हैं। पिछले के पार्टों में हमने देखा कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये सब हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स का डिफरेंशिएशन भी हमने देखा। वो सब करके आज हम यहाँ पहुंचे हैं। तो आज जो सेल ऑर्गेनल्स हम पढ़ेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं, उसके बाद प्लास्टिड्स में जाएंगे। देखो, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसको एक और नाम से जाना जाता है। सबने लोअर क्लासेस में या कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। सबने सुना है। अब ये पावर हाउस होता क्यों है, क्या काम करता है, पावर हाउस बोलते क्यों है, उसको हम देखेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर कुछ अलग सी स्पेसिफिक चीजें भी है। जैसे उसके अंदर अपना खुद का डीएनए है, उसके पास स्पेसिफिक आरएनए है, उसके पास प्रोटीन सिंथेसिस की सारी मैकेनिज्म अवेलेबल है। इसलिए मैंने कहा कि मेरे दो अनमोल रतन और माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स के पास भी सेम फीचर्स हैं। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। सेल के लिए एनर्जी क्या है? एनर्जी की करेंसी एटीपी। जो एटीपी का सिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर हम ऑर्गेनल को पढ़ रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो डबल मेम्ब्रेन है। बाकी जितने ऑर्गेनल हमने पढ़े वो सिंगल मेम्ब्रेन थे, ये जो स्पेसिफिक है ये डबल मेम्ब्रेन है। मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो देखिए, ये है हमारा एक आइडियल माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा दिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? स्पेरिकल शेप का होता है। इसका जो एवरेज डायमीटर है वो 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर के बीच का होता है, और इसका जो एवरेज लेंथ है वो होता है हमारा 1 से लेके 4 माइक्रोमीटर का। अब मैं कह रहा था ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। इसकी जो ये आउटर मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है। आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी? ये स्मूथ होगी बहुत ज्यादा। और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है वो बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है। ये यहां आप देख रहे हो, देखो मैं इसको चलिए इसी से दूसरे कलर से कर देता हूं। ये जो स्पेस है ये इनर मेम्ब्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर फोल्डिंग्स होते हैं। इस फोल्डिंग को, या जो स्पेस इस फोल्डिंग में है, इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। इसके इनर स्पेस को हमने क्या कहा? मैट्रिक्स। इस इनर स्पेस को क्रिएट करने के लिए जो ये फोल्डिंग्स हैं, इन फोल्डिंग्स को बोला जाता है क्रिस्टी। सिंगुलर में क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टा। ठीक। और ये हो गया हमारा क्या? इनर मेम्ब्रेन। जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी रेस्पिरेशंस के फंक्शंस हैं, वो कहां होते हैं? वो होते हैं हमारे इनर मेम्ब्रेन या मैट्रिक्स में। इसी मैट्रिक्स के अंदर इसके पास अपना खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है। इसके पास अपना खुद का डीएनए होगा और आरएनए भी होता है, और इसके अलावा इसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। जो इसका डीएनए है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा। जो हमारे क्रोमोसोम में है, न्यूक्लियस के पास वो क्रोमोसोम है, बड़े डीएनए है, बट यहाँ पे क्या है? सिंगल डीएनए है, सर्कुलर फॉर्म में है। आरएनए
सेम होंगे। जो राइबोसोम है वो भी सेल के आउटर स्पेस में जो राइबोसोम्स है उससे अलग होंगे। वहां पे क्या है 80s के राइबोसोम्स है, बड़े साइज के, यहाँ पे छोटे साइज के होंगे 70s के राइबोसोम्स होंगे। इसके पास अदर स्पेसिफिक मशीनरी भी है जिससे प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस अपना कर सकता है। पर इसका सबसे मेन काम क्या है? इसका सबसे मेन काम है एटीपी सिंथेसिस का। वो काम कहां होता है? हमारी मैट्रिक्स में सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का वर्क इसमें होता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब एक बात और, इसमें अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग साइज के होते हैं, उनकी रेस्पिरेशन की या एटीपी सिंथेसिस की जो कैपेसिटी वो भी अलग होती है। उसी कैपेसिटी, वो कैपेसिटी कहां से? ये इनफोल्डिंग्स, जितना ज्यादा रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होगी या जो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रेस्पिरेशन प्रोवाइड करेगा या एटीपी प्रोवाइड करेगा, उसमें जो ये इनफोल्डिंग्स है या मैट्रिक्स का स्पेस है वो उतना ज्यादा बढ़ जाएगा और इनकी इनफोल्डिंग्स ज्यादा इंक्रीज जाएंगी। जो जिगजैग लाइन है, अगर मान लो एक दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है वो बहुत ज्यादा एटीपी प्रोवाइड कराना चाहता है या रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो उसके जो क्रिस्टी हैं वो बहुत ज्यादा से जिगजैग फॉर्म में होंगे। तो मैट्रिक्स के बेसिस पे और इसके इनफोल्डिंग्स के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया कितना एटीपी प्रोवाइड करेगा। ये होता है हमारा स्पेसिफिक माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद हम देखते हैं हम क्या, प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो दूसरा अनमोल रतन है वो है प्लास्टिड्स। अगर हम कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो प्लास्टिड भी छोटा मोटा सब स्टेशन तो है ही बिजली का। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही डबल लेयर्स ऑर्गेनेल्स हैं, बट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो थोड़े स्मॉल साइज के होते हैं, प्लास्टिड्स थोड़े से बड़े साइज के होते हैं। स्पेसिफिकली कलर के बेसिस पे प्लास्टिड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। वो क्या है वो मैं अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, डिवाइड करके, बाइफरकेट करके। फर्स्ट हमारा आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स हैं जिनमें कोई भी कलर नहीं होता, ये कलरलेस पिगमेंट्स होते हैं, ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। बट इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये बाकी जितने भी प्लास्टिड्स होते हैं उनसे साइज में बड़े होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये एनर्जी, प्रोटीन और लिपिड्स स्टोरेज का काम करते हैं। इनको भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, इनको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अमाइलोप्लास्ट, जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। ये सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट होंगे? जो प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं। एग्जांपल हमारा राइस, पोटैटो, ये एग्जांपल हो गए। उसके बाद सेकंड आते हैं एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट उनमें सबसे ज्यादा, एलियोप्लास्ट क्या करते हैं? ऑयल और फैट का स्टोरेज करते हैं। तो ये क्या होंगे? जो ऑयल वाले सीड्स हैं या ऑयल वाले प्लांट्स हैं उनमें होंगे। इसका एग्जांपल है हमारा मस्टर्ड। मस्टर्ड से ऑयल निकलता है, या ऑलिव, उनसे ऑयल निकलता है। एलियोप्लास्ट किसमें होंगे? उनमें होंगे। इसके बाद थर्ड आता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटीन को स्टोर करके रखते हैं। इसका एग्जांपल आप कैरेट को ले लो। कैरेट में एल्यूरोप्लास्ट बहुत ज्यादा होंगे। ठीक। इसके बाद प्लास्टिड्स की जो सेकेंड कैटेगरी है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में जितने भी हैं ये क्या करते हैं? रेडिश या ऑरेंज कलर का पिगमेंट देते हैं, या इनको उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि ये क्या करेंगे? येलो या रेडिश या ऑरेंज ये कलर प्रोड्यूस करेंगे। इसमें 2 आते हैं पिगमेंट्स। कौन आता है? ज़ैंथ्रोफिल एंड कैरोटेनॉइड। ये क्या करते हैं? येलो, रेडिश या ऑरेंज कलर देते हैं। इसका एग्जांपल है कैरेट। कैरेट में जो हमारा रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। इसके अलावा जो थर्ड है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होता है क्या? क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद जो हमारा थर्ड है और प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कौन? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करता है? ये देता है ग्रीन कलर। इसमें 2 पिगमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा क्लोरोफिल और सेकेंड कैरोटेनॉइड।
अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रेजेंट होता है कहां पे, ग्रीन लीव्स में और स्टेम्स में। ये क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, लाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है। और लाइट को ट्रैप करके कहां यूज करता है, फोटोसिंथेसिस में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां है, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कमेंट करके बताओ फोटोसिंथेसिस क्या होती है। मैं तो सब बता दूंगा तो फिर क्या पढ़ोगे। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ऑल्दो बाकी प्लास्टिड्स भी इंपॉर्टेंट है जो कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज में या तो कलर प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही वेरिड होता है, कभी ओवल टाइप का होता है, कभी स्पेरिकल होता है, कभी सिलेंड्रिकल होता है, बट इसमें एक कॉमन बात यह है कि सभी जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन के होते हैं। डबल मेम्ब्रेन में कुछ केसेस में ये होता है कि जो इनर का जो एनवेलप है, इनर मेम्ब्रेन जो है, कुछ केसेस में वो ज्यादा सेलेक्टिव परमीएबल होता है। ऑल्दो दोनों सेलेक्टिव परमीएबल हैं, पर कुछ में इनर का जो मेम्ब्रेन है वो ज्यादा सेलेक्टिव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे इनर का लेयर फोल्डेड नहीं है, दोनों ही स्मूथ है। मैं उसका स्ट्रक्चर बना के आपको समझाता हूं। देखो, ये है एक आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स। ऐसा लगता है कि डोम बना दिया, ऐसा ही होता है। इसके अंदर दो लेयर्स हैं। ये जो है ये हमारा क्या है, मैं दूसरे कलर से बना देता हूं। ये है हमारा आउटर लेयर। इसके बाद ये जो इनर वाला पार्ट है ये होता है इनर लेयर। अब इनर लेयर के अंदर के पार्ट को, जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कह रहे थे, मैट्रिक्स, इसमें भी या तो मैट्रिक्स कहा जाता है या स्टोमा। दिस वन इज कॉल्ड स्टोमा। अब ये जो ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि एक के ऊपर एक सिक्के रख दिए गए हैं। इन सिक्के को कहा जाता है, जो इंडिविजुअल होता है उसको कहा जाता है थाइलाकॉइड। इंडिविजुअल जो एक पैक है उसको क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड। और जब पूरे सिक्के रखे हुए स्ट्रक्चर बन जाएगा उसको बोलता है ग्रेनम। तो ये एक सिंगल इंडिविजुअल, ये क्या हुआ, थाइलाकॉइड हुआ। ये और ये, इनको क्या बोलते हैं, ग्रेनम। और ये दोनों आपस में टिब्यूल से जुड़े होते हैं। ये जैसे कि यहां आप देख रहे हो, ये सारे, इन टिब्यूल्स को बोला जाता है स्टोमा लेमिला। ये स्ट्रक्चर है। अब इसके बीच में जो आप ये देख रहे हो मैट्रिक्स या स्टोमा, इसमें होता है क्या, इसमें होता है डीएनए, इसमें होता है आरएनए, और इसके पास भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है क्या, राइबोसोम्स, इसके पास भी अपना खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था, इसके पास भी सेम 70S का राइबोसोम होता है, जो कि हमारे आउटर स्पेस में जो राइबोसोम है उससे छोटा होगा। ये तो बात होगी इसके स्ट्रक्चर की। इसके फंक्शंस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले फॉरमोस्ट मैंने क्या कहा, क्लोरोफिल का क्या काम होता है, एनर्जी को ट्रैप करता है। तो ये किस में फंक्शन करता है, ये वर्क करता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस में हेल्प के साथ साथ और क्या करता है, CO2 को भी ट्रैप करता है और O2 को रिलीज करता है। इसके अलावा कलर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा मैंने क्या कहा था, जो कलरलेस पिगमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का। तो ये क्या काम करता है, स्टोरेज का भी काम करता है। तो ये होते हैं हमारे अनमोल रतन। दो कौन कौन से हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। दोनों में कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंस हम बता देते हैं मोटा मोटा। जो इनका इंपॉर्टेंट बात है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो प्लास्टिड्स है, दोनों ही डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं।
ठीक, दोनों के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या, सिंगल सर्कुलर डीएनए। उसके बाद स्पेसिफिक उसके पास अपने राइबोसोम्स भी होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करते हैं, और आरएनए भी होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जितना भी वर्क लगता है, जितने प्रोटीन्स लगते हैं, जितने एंजाइम्स लगते हैं, वो उन दोनों के पास अवेलेबल होते हैं। डिफरेंस क्या आता है? फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर जो लेयर है वो जिगजैग होता है या कॉइल्ड होता है, उसका जो मैट्रिक्स होता है वो फोल्डेड होता है, और हमारा जो प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड्स का मैट्रिक्स स्मूथ होता है। दोनों क्या काम करते हैं? अलग अलग काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है। दूसरे तरीके से देखे जाए तो प्लास्टिड्स भी एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है, बट उसके साथ साथ और भी काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया स्पेसिफिकली सिर्फ एक काम करता है कि मैं एनर्जी बना के दूंगा। प्लास्टिड्स कहता है भाई मैं सर्वहारी हूं, मैं सब काम करके दूंगा, मेरे को सब आता है। वो क्या कहता है? मैं कलर भी प्रोड्यूस कर लूंगा, मैं एनर्जी ट्रैप भी कर लूंगा, CO2 भी पकड़ लूंगा, O2 रिलीज भी कर लूंगा, और क्या कर लूंगा, तो मैं स्टोरेज का काम करवा रहा हूं, ला वो भी कर लेता हूं मैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। मोटा मोटी यही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स है। आई होप कि आप लोगों को प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी क्वेरी है या कुछ भी ऐसा लगता है कि कंफ्यूजिंग है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए। इसके बाद हम 1-2 ऑर्गेनल्स और देखेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक को क्लोज करेंगे।